अंधेरा होने से पहले हमेशा ये लड़की अपने घर के दरवाजा और खिड़की को पर्दों से ढक देती है और एक भी कोना खाली नहीं छोड़ती और मोमबत्ती और तेल वाले दिए जला देती है ताकि घर के कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे। फिर लड़की किलो के मदद से सारी खिड़की मजबूती से बंद कर देती है। फिर वो खुद की रक्षा के लिए एक नाइफ यानी कि चाकू अपने पास रख लेती है, मगर इतनी तैयारी के बाद भी उसके चेहरे पे बेचैनी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि रात होते ही ये दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। तभी अचानक एक डरावनी आवाज होती है और वो देखती है कि पर्दों पे लगा हुआ कील जमीन पर गिर गया है और फिर दूसरे कील बस गिरने ही वाला होता है। तभी वो तुरंत दौड़कर अपने बेडरूम में जाती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे छुपने वाली होती है तो गलती से कुछ सामान गिर जाती है और फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ से तेज और डरावनी कदमों की आवाज उसकी तरफ आती हुई देखती है। ये देखकर वो चुपचाप बिस्तर के नीचे छुप जाती है और तभी उसके सामने एक जोड़ी भयानक और विकृत पैर उसके सामने देखती है। फिर इस लड़की के साथ आगे क्या होता है और क्यों होती है और वह विकृत डरावनी चीज क्या थी। तो ये रहस्यमय कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की ब्रीन एडम से होती है। ब्रीन एक ऐसे घर में बिल्कुल अकेली रहती है जो आसपास के सभी नेबर से काफी दूर है। वो एक सीमिस्ट्रेस है यानी सिलाई करके अपना गुजारा करती है। उसके पास ना कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त है। उसकी माँ की डेथ हाल ही में हो चुकी है और पूरे टाउन के लोग उसे दिल से नफरत करते हैं। हालांकि शुरू में हमें इसका असली रीजन पता नहीं चलता। ब्रीन कोई बुरी इंसान नहीं है, लेकिन उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई। एक आम सुबह ब्रीन बहुत ध्यान से कुछ कपड़े पैक करती हुई दिखाई देती है। आज उसे एक पार्सल पोस्ट ऑफिस लेकर जाना है। अपने सारे घर के काम खत्म करने के बाद वो निकलने की तैयारी करती है। बाहर जाने से पहले उसकी नजर अपने घर में रखे हुए अपने टाउन के एक मिनीचुअर मॉडल पर पड़ती है। ये छोटा सा टाउन उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस मॉडल को उसकी माँ ने अपनी डेथ से पहले बनाना शुरू किया था और अब ब्रीन उसे अपनी माँ की याद में पूरा कर रही है। अभी भी उसमें कुछ छोटे पीसेस की कमी है, लेकिन वो बहुत ही प्यार से उस पर काम करती रहती है। जैसे ही ब्रीन अपने यार्ड में पहुंचती है उसकी नजर लॉन पर बने एक अजीब सा गोल निशान पर पड़ती है। ये बिल्कुल अननेचुरल लग रहा होता है और क्योंकि ब्रीन अपने घर और गार्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, इसीलिए ये देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पहले ही देर हो चुकी होती है। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पौधों को जल्दी से पानी देने के बाद ब्रीन अपने कार लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में हमें पता लगता है कि लोग उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं। हर कोई उससे आंखें मिलाने से बचता है, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। जब भी ब्रीन किसी के पास से गुजरती है लोग उसे शक और नफरत भरी नजर से देखते हैं। ब्रीन भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं करती और अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती है। रास्ते में एक जगह वो एक यंग लड़के से बात करने की कोशिश करती है जिसे वो चुपके से पसंद भी करती है, लेकिन वो लड़का उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये बात ब्रीन को अंदर तक हर्ट कर देती है। निराश होकर वो अपने सफर जारी रखती है। पोस्ट ऑफिस का काम खत्म करने के बाद ब्रीन अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है। इससे हमें समझ आता है कि ब्रीन को टाउन में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग उसे नफरत करते हैं और उसे लगता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई भी अपना नहीं बचा। जब वो अपने कार की तरफ लौट रही होती है तब उसकी नजर टाउन के चीफ और उनकी वाइफ पर पड़ती है। उन्हें देखते ही ब्रीन घबरा जाती है और छुपकर अपनी कार के पीछे चली जाती है ताकि वो दोनों उसे देख ना सके। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर ब्रीन अपनी बचपन की दोस्त माँ को लेटर लिखती है। इस लेटर में वो लिखती है कि आज उसने उसकी माँ के पेरेंट्स को देखा। इससे हमें पता लगता है कि इस टाउन के चीफ और उनकी वाइफ उसकी माँ की पेरेंट्स है। ब्रीन अक्सर माँ को लेटर्स लिखती रहती है, लेकिन उनमें से एक भी कभी बेचती नहीं। इस वक्त हमें पता लगता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। 10 साल पहले माँ की डेथ हो चुकी है और ब्रीन को लगता है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार वही है। ब्रीन आज तक इसी गिल्टी के साथ जी रही है और खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। शायद इसी वजह से पूरा टाउन और सबसे ज्यादा माँ के पेरेंट्स उसे इतनी नफरत करते हैं। कुछ देर बाद ब्रीन अपने गार्डन में बैठी होती है। तभी एक डिलीवरी ट्रक उसके घर आता है और वो इस पैकेज का कई हफ्तों से इंतजार कर रही थी। पैकेज के अंदर उसके मिनीचुअर टाउन का आखिरी मिसिंग पीस होता है, एक छोटी सी स्कूल बिल्डिंग। अपने मिनीचुअर टाउन को फाइनली कंप्लीट करके ब्रीन खुशी से झूम उठती है। वो डांस करती है, सेलिब्रेट करती है और एक ड्रिंक भी लेती है, लेकिन जैसे ही उसे माँ की याद आती है उसकी सारी खुशी पल भर में उदासी में बदल जाती है। फिर अपने माँ को लेटर में वो लिखती है कि 10 साल बाद भी वो अपने माँ को भूल नहीं पाई और आज तक वो खुद को माफ भी नहीं कर सकी। रात को डिनर करने के बाद ब्रीन सोने चली जाती है, लेकिन अचानक कैमरा हमें आसमान से एक मिस्टीरियस एरियल व्यू दिखाता है जो धीरे धीरे उसके घर की तरफ
बढ़ रहा होता है। ये नजरिया किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी और चीज का लग रहा था। जब ब्रीन आराम से सो रही होती है तभी अचानक उसके घर की लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगती है। तेज आवाजों की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो खिड़की के बाहर देखती है उसके सारे ट्रैश कैन्स यार्ड में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ब्रीन लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन बिजली काम नहीं कर रही होती। वो बहुत संभल के नीचे जाती है ताकि देख सके कि नीचे सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही वो एकदम से जम जाती है क्योंकि उसके घर का फ्रंट डोर पूरी तरीके से खुला हुआ होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसकी नजर घर के अंदर हिलती हुई एक शेडो पर पड़ती है। डर के मारे ब्रीन धीरे से पीछे हटती है और कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई एक डरावनी विकृत चीज है। ब्रीन बिना कोई आवाज किए तुरंत अपने बेडरूम की तरफ भागती है और बेड के नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन वो विकृत चीज उसका पीछा करते हुए सीधा उसके बेडरूम तक पहुंच जाता है और यहाँ से सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बेड के नीचे से ब्रीन उस विकृत चीज को बिल्कुल पास से दिखती है। वो अजीब और डरावनी आवाजें निकल रहा होता है और खुशकिस्मती से उस विकृत चीज की नजर उस पर नहीं पड़ती और कुछ देर बाद वो बेडरूम की खिड़की के बाहर निकल जाता है जैसे वो उड़कर चला गया हो। इस मोमेंट से हमें समझ आ जाता है कि ये क्रिएचर इंसानों से कई ज्यादा एडवांस है और इसके पास ऐसी पावर्स है जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। यह सब देखने के बाद ब्रेन जल्दी से खिड़की बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे छत पर किसी का चलने की आवाज सुनाई देती है। घबरा कर वो नीचे भागती है ताकि फ्रंट डोर लॉक कर सके। उसी वक्त घर के सारी लाइट्स पहले से भी ज्यादा तेजी से फ्लिकर करने लगती है। डर से कांपती हुई ब्रीन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फोन बिल्कुल डेड होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो क्रिएचर घर के इलेक्ट्रिसिटी और अंदर मौजूद हर चीज को कंट्रोल कर रहा हो। फिर वो क्रिएचर फ्रिज का डोर खोलकर ब्रीन का रास्ता रोक देता है और उसे एक कोने में फंसा देता है। जैसे ही वो क्रिएचर उसके करीब आता है, ब्रीन उसे जोर से धक्का देती है और भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की तरफ से एक बहुत ही जोर की टक्कर की आवाज आती है और एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा सीधा ब्रीन के सर पर जा लगता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। जख्मी होने के बाद भी ब्रीन बेहोश नहीं होती और वो क्रिएचर बिना किसी चीजों को हाथ लगाए सिर्फ अपनी पावर से घर की हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच ब्रीन के हाथ एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर उसे अपनी तरफ खींचता है, ब्रीन पूरी ताकत से उस लकड़ी को उस क्रिएचर के सर पर मार देती है और वो क्रिएचर दर्द से तड़प उठता है और कुछ ही पलों में उसका मौत हो जाती है। और इन सब से ब्रीन इतनी शोक और ट्रॉमा में चली जाती है, वो पूरी रात उस क्रिएचर की डेड बॉडी के सामने बैठी रहती है। वो इतनी डर चुकी होती है कि वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं। अगली सुबह वो किसी तरह खुद को संभालती है और सबसे पहले वो उस क्रिएचर की बॉडी को एक कपड़े से ढक देती है। उसके बाद वो दोबारा मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन और घर का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो चुका होता है। वो पुलिस स्टेशन जाने की सोचती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अपने सर से बहते हुए खून को देखकर वो पहले नहाकर खुद को साफ करने का फैसला करती है। तैयार होने के बाद वो टूटे हुए फ्रंट डोर के सामने एक सोफा लगा देती है ताकि दरवाजा ब्लॉक हो जाए। हालांकि उसे पता होता है कि इससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपनी साइकिल लेकर घर से निकल पड़ती है। टाउन से गुजरते वक्त उसे हर तरफ तबाही और तबाही नजर आती है। जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसका घर भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। ब्रीन नोटिस करती है कि वैसे ही अजीब गोल निशान कई और जगह पर भी बने हुए होते हैं, बिल्कुल उस निशान की तरह जो उसने अपने लॉन में देखा था। ये निशान साफ दिखाते हैं कि यहीं पर क्रिएचर ने अटैक किया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो क्रिएचर्स इंसानों से चाहते क्या थे। हालांकि ब्रीन एक क्रिएचर को मार चुकी थी, लेकिन अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएचर्स अर्थ पर आ चुके थे। जब ब्रीन पुलिस स्टेशन पहुंचती है तब उसकी मुलाकात उसकी माँ के पेरेंट्स से होती है। ब्रीन कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी ग्रैंडमदर उसके चेहरे पर थूक देती है और इस एक पल से पता लग जाता है कि वो लोग ब्रीन से कितनी गहरी नफरत करते हैं। ब्रीन समझ जाती है कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब वो खुद को पूरी तरह अकेला और बेबस महसूस करने लगती है। जब मदद के लिए कोई भी नहीं बचा तब ब्रीन टाउन छोड़कर भागने का फैसला करती है और उसकी नजर बाहर जाती हुई एक बास पर पड़ती है, लेकिन इस बार भी सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं होता। अचानक वही डिलीवरी मैन जिसे उसने पहले देखा था उस पर अटैक कर देता है। उसके चलने का अजीब तरीका और उसके मुंह से निकालने वाली डरावनी आवाजें देखकर साफ हो जाती है कि अब वो भी उन क्रिएचर्स के कंट्रोल में है। उस डिलीवरी मैन के गले के अंदर कोई अजीब सा कीड़ा जैसा क्रिएचर रेंग रहा होता है और उसकी आवाज भी बिल्कुल उस क्रिएचर जैसी लग रही होती है। सिर्फ वही नहीं, बास में बैठे लगभग सभी लोग ब्रीन पर अटैक करने लगते हैं। सिर्फ बास ड्राइवर ही अब तक नॉर्मल इंसान होता है। वो तुरंत बास को रोक देता है और ब्रीन को भागने का एक मौका देता है। ब्रीन किसी तरह वहां से जान बचाकर भागती है और पास ही मौजूद एक चर्च तक पहुंच जाती है, लेकिन चर्च का दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। चर्च के बिल्कुल पास एक ग्रेवयार्ड होता है और ब्रीन सीधा एक खास ग्रेव की तरफ भागती है और वो ग्रेव उसकी माँ की ही होती है। माँ की ग्रेव के सामने खड़ी हुई बिल्कुल वो
टूट चुकी होती है। पिछली रात के क्रिएचर्स अटैक्स ने उसे पहले ही डरा दिया था और अब ये पल उसे और भी ज्यादा अकेला और बेबस महसूस करवा देता है। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है। वहाँ अजीब से काले बादल बनने लगते हैं जिनमें बार बार चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। ब्रीन तुरंत समझ जाती है कि ये कोई आम बादल नहीं बल्कि उन क्रिएचर्स की स्पेस क्राफ्ट्स है। घबरा कर वो उस लड़के के घर की तरफ भागती है जिसे वो पसंद करती थी। वहाँ पहुंचकर उसे लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि टाउन के कई लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर खड़े हुए हैं। फिर ब्रीन नोटिस करती है कि उन सबके गले के अंदर भी वही अजीब कीड़ा जैसा क्रिएचर हिल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने डिलीवरी बॉय के गले में देखा था। अब सब कुछ साफ हो जाता है कि ये क्रिएचर पैरासाइट्स थे जो इंसानों के बॉडीज को कंट्रोल कर रहे थे। सिर्फ एक ही रात में उन क्रिएचर्स ने पूरे टाउन में अपना कब्जा जमा लिया था और बहुत सारे लोगों को अपना कंट्रोल में ले लिया था। वो सिर्फ इस टाउन को नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरी अर्थ को अपनी नई कॉलोनी में बदल रहे थे। ये देखते ही ब्रीन तुरंत अपने घर वापस भागती है और सीधा उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास पहुंचती है जिसे उसने पिछली रात में मारा था। वहां वो देखती है कि उस क्रिएचर के मुंह से एक अजीब सी लिक्विड टपक रहा है, जैसे उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल चुकी हो। वो ध्यान से देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आता। इसी वक्त ब्रीन को एहसास हो जाता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है। अब उसके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बची थी, या तो लड़े या फिर मर जाए। खुद को शांत करने के लिए वो गहरी सांस लेती है और अपने घर को क्रिएचर्स के खिलाफ एक फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो कई कैंडल्स जलाती है, उसके बाद पानी उबलने के लिए रख देती है। टूटे हुए फ्रंट डोर को सोफा और कर्टेन्स की मदद से और मजबूती से ब्लॉक कर देती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ यानी चाकू भी अपने पास रख लेती है। रात होते ही अचानक वो कीले जो उसने कर्टेन्स में ठोकी थी अपने आप बाहर निकलने लगती है और यह साफ सिग्नल था कि वो क्रिएचर्स वापस आ चुके थे। और वापस आते ही सबसे पहले वो मरे हुए क्रिएचर की बॉडी को हवा में उठा लेते हैं और उसे घर के बाहर खींचता हुआ लेके जाते हैं। इसी बीच ब्रीन बेसमेंट में जाकर छुप जाती है जबकि एक और क्रिएचर उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो क्रिएचर ब्रीन का पीछा करता हुआ बेसमेंट तक पहुंच जाता है और इधर ब्रीन सीजर से उस पर अटैक करती है लेकिन एलियन बिना किसी मुश्किल के अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस सीजर को दूर फेंक देता है। दोनों के बीच स्ट्रगल के दौरान ब्रीन की हाथ उसके बचपन और माँ की पुरानी फोटोज पर पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि वो क्रिएचर उन फोटोज को उठाकर बहुत ध्यान से देखने लगता है जैसे वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर ब्रीन वहां से भाग निकलती है लेकिन अचानक एक और छोटा क्रिएचर जिसका हाथ बहुत लंबे होते हैं उसका रास्ता रोक देता है। ब्रीन तुरंत उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी फेंक देती है। इससे एलियन को कोई खास नुकसान नहीं होता लेकिन ब्रीन को भागने का मौका जरूर मिल जाता है। वो दौड़कर बाथरूम के अंदर घुस जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है लेकिन वो क्रिएचर बाथरूम का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। ब्रीन खिड़की से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो क्रिएचर उसके पैर पकड़ लेता है। ब्रीन पूरी ताकत से उसका सामना करती है। सबसे पहले वो उसे झाड़ू से मारती है, उसके बाद एक टूटी हुई लकड़ी उसके कंधे में घुसाकर उस क्रिएचर को दीवार के साथ पिन कर देती है और फिर बार बार कैबिनेट का डोर उसके सामने मारती है जब तक कि वो क्रिएचर मर नहीं जाता। ये क्रिएचर्स सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टफ थे। शायद इसी वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की बॉडीज की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन ब्रीन की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी एक और क्रिएचर वहां आ जाता है और उसके साथ एक ऐसा आदमी भी होता है जो क्रिएचर के कंट्रोल में था। वो आदमी ब्रीन को जोर से पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाने लगता है। ब्रीन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके चंगुल से निकल नहीं पाती। तभी क्रिएचर आसमान में मौजूद एक स्पेसशिप की तरफ सिग्नल करता है। अगले ही पल स्पेसशिप से एक तेज और चमकदार लाइट नीचे आती है जो सीधा ब्रीन पर फोकस होती है। क्रिएचर्स ब्रीन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि उसने उनके कई साथियों को मार दिया था और अब वो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। क्रिएचर्स के कंट्रोल में मौजूद वो आदमी ब्रीन को उस लाइट के नीचे धकेलने की कोशिश करता है लेकिन ब्रीन अचानक उसे जोर से लात मार देती है जिसके वजह से वो आदमी खुद ही उस लाइट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो लाइट सिर्फ ब्रीन के लिए ही एक्टिव की गई थी, इसीलिए क्रिएचर्स कुछ ही देर बाद उस आदमी को आधे रास्ते से वापस नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और यही से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो क्रिएचर्स का असली टारगेट सिर्फ और सिर्फ ब्रीन थी। अब वो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तभी एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर ब्रीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रीन तुरंत अपने कार की तरफ भागती है लेकिन वो क्रिएचर उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए ब्रीन उस क्रिएचर को कार के अंदर फंसा देती है और अगले ही पल पूरी कार को आग लगा देती है और क्रिएचर दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आखिरकार जलकर मर जाता है। लेकिन स्पेसशिप की वो चमकदार लाइट अब भी ब्रीन का पीछा कर रही होती है। किसी तरह जान बचाते हुए ब्रीन दोबारा अपने घर के अंदर पहुंच जाती है लेकिन घर के अंदर एक और क्रिएचर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो क्रिएचर बड़े ध्यान से ब्रीन और उसकी माँ की फोटोज देख रहा होता है और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रीन उस क्रिएचर पर
अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर पहले से ही तैयार होता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके ब्रिन को जोर से उठाकर पूरे रूम के दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी अचानक पूरा घर एक लाल तेज रोशनी से भर जाता है। उस लाल रोशनी के असर से ब्रिन अपनी जगह पर पूरा जम जाती है और अब वो अपने एक भी बॉडी पार्ट को हिला नहीं पा रही थी। क्रिएचर धीरे धीरे उसके पास आता है, फिर अपने मुंह से एक अजीब सा पैरासाइट बाहर निकलता है, बिल्कुल वही पैरासाइट जिसका उसे वो इंसानों को कंट्रोल करने के लिए करते थे। वो पैरासाइट रेंगता हुआ ब्रिन के मुंह के अंदर चला जाता है। अगले ही पल ब्रिन जमीन पर गिर जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अपने ही घर के एक बिल्कुल नॉर्मल और शांत वर्जन में पाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। ब्रिन को लगता है कि शायद ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था और वो नीचे जाती है और वहाँ पर उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है। अपनी दोस्त जैसी माँ को जिंदा देखकर ब्रिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत माँ से माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ जाता है कि माँ तो कब की मर चुकी थी। तब ब्रिन को समझ आ जाता है कि ये सब असली नहीं है, ये सिर्फ उस पैरासाइट के द्वारा क्रिएट की गई एक इल्यूजन थी ताकि वो उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर सके। ब्रिन हिम्मत नहीं हारती, वो अपनी उंगलियां जोर से अपने गले के अंदर डालती है और बहुत मुश्किल से उस पैरासाइट को बाहर खींच लेती है। इस तरह वो उस क्रिएचर के कंट्रोल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। जैसे ही ब्रिन उस पैरासाइट को थूक कर बाहर निकलती है, वो तुरंत रियलिटी में वापस आ जाती है और वो पैरासाइट को दूर फेंक देती है। लेकिन तभी ऊपर से एक रोशनी उस पैरासाइट पर पड़ती है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पैरासाइट एक नए बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका नया रूप बिल्कुल ब्रिन जैसे ही था। क्रिएचर्स इन पैरासाइट्स के मदद से इंसानों जैसे क्लोन्स बना रहे थे और इन क्लोन्स के पास ओरिजिनल इंसान की सारी मेमोरीज भी होती थी। अचानक ब्रिन का वो क्लोन चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। ब्रिन किसी तरह उस चाकू को पकड़ लेती है और मौका मिलते ही उसी चाकू से अपने क्लोन को मार देती है और कुछ ही पलों में वो क्लोन मर जाती है। फिर ब्रिन बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उसके पास अब भागने की भी कोई ताकत नहीं बची होती। तभी क्रिएचर्स उसे अपनी स्पेसशिप के अंदर खींच लेते हैं। स्पेसशिप के अंदर पहुंचते ही ब्रिन देखती है कि कई सारे क्रिएचर्स उसे घेर के खड़े हुए हैं। उनमें से एक क्रिएचर आगे बढ़ता है और अपनी एक उंगली ब्रिन के माथे पर रख देता है। अगले ही पल वो क्रिएचर ब्रिन की यादों को पढ़ना शुरू कर देता है और यहीं पर हमें पूरी कहानी की सबसे बड़ा सच पता चलता है। जब ब्रिन और उसकी माँ बचपन में थे तब किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर ब्रिन ने अपनी माँ के सर पर एक पत्थर से वार किया और उसी वार से माँ की तुरंत मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक ब्रिन खुद को माफ नहीं कर पाई, इसीलिए वो बार बार माँ को लेटर्स लिखती थी। हर लेटर में वो उससे माफी मांगती थी। उसने सालों तक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपने गिल्ट को कभी पीछे नहीं छोड़ पाई। जब क्रिएचर्स ने ब्रिन की सारी दर्द भरी यादें देख ली तो उन्हें उसके अंदर छुपा हुआ गहरा दुख और पछतावा समझ आ गया। इसी वजह से उन्होंने ब्रिन को कंट्रोल करने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस अर्थ पर छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिन ने भी आखिरकार खुद को माफ कर दिया। उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। अब पूरा टाउन क्रिएचर्स के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब वही लोग ब्रिन के साथ प्यार और इज्जत से पेश आने लगे और सबने उसे अपना लिया था। यहाँ तक कि वो लड़का भी जिसे ब्रिन कभी पसंद करती थी, अब वो उसके साथ थी। ब्रिन के लिए अब इस बात का कोई मतलब नहीं था कि ये लोग असल में इंसान नहीं रहे। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि उसकी दुनिया आखिरकार वैसे ही बन गई थी जैसे वो हमेशा चाहती थी, एक शांत, खुश और अपनापन से भरी दुनिया। कहानी के लास्ट सीन में हमें आसमान में बहुत सारे क्रिएचर शिप को देखते हैं। ये इस बात का सबूत होता है कि अब पूरी अर्थ पर एलियंस का कब्जा हो चुका है और शायद ब्रिन ही इस दुनिया की आखिरी असली इंसान बची थी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाता है।